Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो गाइस, जल्दी से सभी जुट जाइए, 10 बज चुके हैं और आपकी इंग्लिश की क्लास का समय हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से अपने सभी मित्रों को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन अगर नहीं भी गया है तो उन्हें पता चल सके कि क्लास शुरू हो गई है। फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, जब तक सभी लोग जुड़े तब तक एक बार हम कल की क्लास का थोड़ा सा मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक बेस भी क्रिएट हो जाए आपका कि कल की क्लास में क्या सीखा था। जो नए प्रशिक्षु जुड़े हैं उनको भी थोड़ा पता चल जाए कि कल की क्लास में हमने किस बारे में बात की थी। सो गाइस, कल हमने आपका जो इंग्लिश का टीचिंग मेथड है उनमें पहला मेथड जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बात की थी, ठीक है दोस्तों। एक और बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रामर की स्पेलिंग बताइए। तो देखिए, यहाँ पर कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, एक बार आप सभी लोग देख लीजिए। तो आपको ग्रामर की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने कल बात करी थी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। कौन बताएगा कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कैसा मेथड है, इसके अदर्स नेम क्या है, अन्य नाम क्या है इस मेथड के। देखते हैं कौन बता पाएगा। तो चलिए बताना शुरू करिए। बहुत अच्छे। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने बात की थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि इसमें जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है यानी इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट कर करके मदर टंग में, ठीक है, जो भी बच्चे की मदर टंग है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, उसकी मदर टंग में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके तब उसको क्या सिखाई जाती थी? इंग्लिश सिखाई जाती थी। तो ये था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, ठीक है, यानी बच्चे को ट्रांसलेट कर करके उसकी मदर टंग में सिखाना, क्या? इंग्लिश। बिल्कुल सही। अब दोस्तों, हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अदर नेम्स की बात की थी, तो कौन कौन से थे जल्दी से बताना शुरू करिए। बहुत अच्छे। क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड में भी हम इसको बोल सकते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को। ट्रांसलेशन मेथड भी बोल सकते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन मेथड। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, और इसको हम इंडिया में सबसे पॉपुलर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही मेथड होता है। तो इन पर हमने बातें की थी कि भाई किस तरीके से हम इसमें कौन कौन से आपके मेरिट्स है, डिमेरिट्स है इस मेथड के। आई होप कि आप सभी अब आ चुके हैं क्लास में। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, नहीं तो बीच में बहुत सारे प्रशिक्षु आते हैं, फिर वो अपना अलग से पूछना शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो इसीलिए सभी शुरुआत में जुड़ जाए तो एक साथ लेकर के चला जाए। आज आपकी इंग्लिश की 4th क्लास है जिसमें हम बात करेंगे आपका टीचिंग मेथड का सेकंड जो मेथड आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और इंग्लिश को दोस्तों बहुत ही आसान और बेहद ईजी तरीके से हम लोग सीखेंगे। आपके नोट्स भी साथ साथ बनते जाएंगे, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी, बस दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी और एग्जाम टाइम पर आप उसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हमने बात की गाइस, आज हम कौन से मेथड के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। द डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड आप थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में जानते हैं तो बताइए। देखिए, डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले कि डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज है यानी इंग्लिश, एक सेकेंड रुकिए, टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो टारगेट लैंग्वेज जो भी हमारी है, जैसे इंग्लिश है,
तो हम उसे क्या करेंगे, बिना कन्वर्ट किए किसी मदर टंग में हम उसको एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बच्चों के सामने सिखाएंगे। ठीक है, इसमें हम कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए बच्चों को टारगेट लैंग्वेज में ही हम सिखाएंगे, यानी इंग्लिश में ही बात करेंगे। अगर उसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो उसमें हम कहीं भी हिंदी का या किसी भी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज को यहाँ पर सिखाना शुरू करेंगे। चलिए अब आगे दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जैसे कि हमने जब ग्रामर कम ट्रांसलेशन की बात की तो सबसे पहले जानना था कि इसे किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस आपसे डायरेक्ट मेथड ना पूछ करके नेचुरल मेथड कौन सा है ये बताइए, ये पूछ लिया, तो फिर आप वहाँ पर धोखा ना खाएं एग्जामिनर के क्वेश्चन को देख के। तो इसीलिए ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर लेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं, जिनमें पहला है गाइस नेचुरल मेथड। ये हम अभी आगे बात करेंगे कि इसको नेचुरल मेथड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पहला नाम क्या है, नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा फोनेटिकल मेथड, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एंटी ग्रामेटिकल मेथड, और फोर्थ क्या है, रिफॉर्म मेथड। तो इन चारों नाम को आप कहीं नोट कर लीजिए कि हम डायरेक्ट मेथड को इन चारों नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस किस नाम से डायरेक्ट मेथड को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। यहाँ से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, तो द डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू द फॉरेन लैंग्वेज इन कॉमन एवरीडे सिचुएशन। यानी यहाँ बताया गया है कि जो भी टीचर्स फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं क्लासरूम में, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बोलते भी उसी लैंग्वेज में हैं। ठीक है, और बच्चों को जब एक टीचर बोलता है तो उसी लैंग्वेज का यूज़ करता है, और उस फॉरेन लैंग्वेज का यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ना कि किसी अदर लैंग्वेज की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स उसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो वो सिखाना चाहते हैं। जो भी फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश की बात करें तो अपनी कॉमन एवरीडे सिचुएशन में, अपने क्लासरूम में डायरेक्ट उसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो वहीं यही मेथड डायरेक्ट मेथड हो जाता है। अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स के रूप में मैंने इसको बनाया है ताकि ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो सके, जिनमें पहला है देयर इज लॉट ऑफ ओरल इंटरेक्शन। यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, ओरल इंटरेक्शन होगा, यानी स्पीकिंग पर फोकस किया जाएगा। ग्रामर कम ट्रांसलेशन नेग्लेक्ट करता था स्पीकिंग को, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करता है, स्पीकिंग पर, कि बच्चे भी उस लैंग्वेज को बोले जो कि एक टीचर क्लासरूम में सिखा रहा है। एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन, यहाँ क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करेगा, स्पीकिंग पर करेगा, और बिना किसी ट्रांसलेशन के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। यहाँ से आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ग्रामर और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन द सेम लैंग्वेज, यानी किसी भी अदर लैंग्वेज की हेल्प नहीं लेनी है, उसी सेम लैंग्वेज में बच्चे को वो टारगेट लैंग्वेज सिखानी होगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, नो यूज़ ऑफ मदर टंग और ट्रांसलेशन, ना ही तो हम क्लास में मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं और ना ही ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखाएंगे। यदि वो चाहता है उस विषय वस्तु के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना, तो उसे उसी लैंग्वेज में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके उसी लैंग्वेज में बताएंगे, ना कि उसको ट्रांसलेट करके। ठीक है, आगे बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या है कि नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको नेचुरल मेथड कहते हैं इंग्लिश टीचिंग का। नेचुरल मेथड क्यों कहा जाएगा, देखिए गाइज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। कौन सा, इसके बारे में हमने कल भी थोड़ा सा बात की थी, तो देखते हैं किस किस को याद है, बताइए। एक लैंग्वेज को सीखने का जो नेचुरल प्रोसेस होता है
उसके कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले क्या सीखना होगा उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो नेचुरल मेथड होता है वह है LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये एक नेचुरल मेथड होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो डायरेक्ट मेथड है हमारा इंग्लिश टीचिंग का, इसमें हर एक स्टेप को फॉलो किया जाता है। पहले लिसनिंग पर फोकस करेंगे, देन स्पीकिंग पर भी, फिर रीडिंग पर एंड देन राइटिंग पर। तो यानी ये किसी भी स्टेप को मिस नहीं करता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे कि ये एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और बात करेंगे फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की, जो कि एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपने देख लिया क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, इसके अदर्स नेम आपने देख लिए, नेचुरल मेथड, फोनेटिकल मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड और रिफॉर्म मेथड। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मेरिट्स की। ठीक है, यानी क्यों अच्छा है ये मेथड किस लिए अच्छा है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी है कि क्यों अच्छा है ये। सबसे पहला और ज़रूरी बिंदु यहाँ पर क्या हो जाता है कि डेवलप्स ऑल स्किल। डायरेक्ट मेथड डेवलप्स ऑल स्किल्स, जितने भी स्किल्स होते हैं एक विद्यार्थी के, उन सभी को डेवलप करता है। स्किल्स कौन से हो गए अब यहाँ पर देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही सब स्किल्स होते हैं विद्यार्थी के। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सभी स्किल्स को डेवलप करेगा, यानी पूरा नेचुरल मेथड फॉलो करेगा। बात कहने की वही है कि ये किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक नेचुरल मेथड है, क्योंकि सभी स्टेप्स को फॉलो करेगा एक नेचुरल वे में और सभी स्किल्स को डेवलप करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड डेवलप ऑल स्किल्स, इसलिए ये अच्छा है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई कि इसलिए ये अच्छा है क्योंकि ये किसी भी स्टेप को मिस नहीं करता है, एक नेचुरल वे में सभी स्टेप्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है कि डायरेक्ट मेथड क्या करता है, फ्लुएंसी लाता है स्पीच में। यानी जब स्पीकिंग पर मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर ज़्यादा किस पर होता है, स्पीकिंग पर होता है, तो एक फ्लुएंसी क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत आसानी से फिर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें बात भी ऐसी करनी होती है। क्लासरूम में कोई डाउट पूछना है तो शुरू में टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी फ्लुएंसी क्रिएट हो जाती है स्पीच में। आगे बात करें, इसलिए भी अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव रहते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो टीचर ने कुछ यहाँ पर ऐसा पूछ लिया कि जो समझ ना आए, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्लास में। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसी से रिलेट करता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं तो क्या होगा, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिव होकर टीचर को सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिव है। जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में बच्चे को अपनी बात पूछने का या बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें स्टूडेंट्स की बोलने को वहाँ पर नहीं दिया जाता था समय, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ा और उसका ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखा दिया, रूल्स पढ़े और वो बच्चे को सिखा दिए। लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, ध्यान से सुनते हैं बातें। ठीक है, और इसीलिए ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टीएल का मतलब यहाँ क्या है, टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है, और इसी पॉइंट से आपको डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का और ज़्यादा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि और क्या ज़्यादा अंतर है इसमें। ठीक है, तो वो बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यानी यहाँ पर इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है और डिडक्टिव मेथड में क्या अंतर है, बताइए मुझे। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो दोनों के बीच में आप लोगों को अंतर बताना है। कल मैंने डिडक्टिव के बारे में बताया था,
लेकिन आज आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों के बारे में बताना है, क्योंकि मैंने आपको कहा इंडक्टिव क्या होगा, डिडक्टिव का उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब बताइए क्या समझते हैं आप डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड से। जी देखिए, इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी डिडक्टिव इंडक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, क्या दोनों में अंतर है, क्या होता है। देखिए, जो डिडक्टिव मेथड है इसमें बच्चे को नई नई जानकारी खोजने का मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको पहले बता दिए जाते हैं एग्जाम्पल्स और फिर बता दिए जाते हैं रूल्स। ठीक है, ये होता है डिडक्टिव मेथड में। इन्हें गाइस आगमन और निगमन विधि आपने पढ़ा होगा, हिंदी में इन्हें ही कहते हैं आगमन और निगमन विधि। देखिए डिडक्टिव में क्या होगा, ओहो थोड़ा गलत हो गया, डिडक्टिव में क्या होगा, पहले रूल्स बताए जाएंगे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल, यानी रूल्स टू एग्जाम्पल जाता है। और इंडक्टिव में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल बताए जाएंगे और फिर उसके रूल्स। डिडक्टिव मेथड में बच्चों को नई नई जानकारी या अपने आप से कुछ नया इन्वेंट करने की यहाँ पर छूट नहीं होती है। लेकिन इंडक्टिव मेथड में क्या किया जाता है, बच्चों को अपनी नॉलेज अपने आप बढ़ाने का, नई नई चीज़ों को सर्च करने का, यहाँ पर खोज करने का, डिस्कवरी करने का मौका दिया जाता है इंडक्टिव मेथड में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक और है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि इसमें कम एक्टिविटीज़ होती है डिडक्टिव मेथड में, लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, लेकिन इंडक्टिव मेथड में ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया ज़्यादा अच्छा कौन सा मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को अपने ज्ञान का स्वयं अर्जन करना होता है, बस टीचर उसकी एक एज ए मेंटोर हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर की तरह टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चों को उसे फॉलो करनी होती है डिडक्टिव मेथड में। लेकिन इंडक्टिव में उनकी हेल्प करता है, अपना ज्ञान स्वयं अर्जन करने की छूट देता है बच्चों को, और पहले एग्जाम्पल बताता है, उसके बाद रूल्स को उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें रूल्स बताता है उसके बाद। तो ये सब था डायरेक्ट मेथड में। ये हमने इसके क्या जान लिए, मेरिट्स जान लिए। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन टीचर। ये जो डायरेक्ट मेथड है वो कॉमन टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, क्योंकि क्लासरूम में आपको यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है। ठीक है, जौन सी भी आपको सिखानी है, जो भी आपकी टारगेट फॉरेन लैंग्वेज है उसी में आपको बात करनी होगी। आप बीच में अगर कोई विषय वस्तु को समझा नहीं पा रहे हैं तो आप भी किसी अदर लैंग्वेज की हेल्प नहीं ले सकते हैं बच्चे को समझाने में, आपको वो उसी लैंग्वेज में बच्चे को समझाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या मानते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है, डिफ़िकल्ट है कॉमन टीचर्स के लिए। आगे बात करेंगे क्रिएटिव एंड एक्सपर्ट टीचर्स रिक्वायर्ड। इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है, और इसलिए भी इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा है डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा यानी जो बच्चे के सामने नहीं है उस कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, टीचर को समझा नहीं पाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ये इसकी डिमेरिट्स हो जाती है। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे नो यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो भी मदर टंग का यूज़ नहीं करता है टीचर। तो इसीलिए भी यहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी जगह मदर टंग यूज़ करना अच्छा है, लेकिन इस मेथड में यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, तो इसीलिए ये इसका क्या बन जाता है, डीमेरिट बन जाता है। ऐसे ही पांचवें पॉइंट में आपको बताया गया है नॉट यूजफुल फॉर क्राउडेड क्लास, मतलब भीड़ भाड़ वाली भरी भरी क्लासेस में ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे के साथ वहाँ पर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो ओवर क्राउडेड क्लासेस है उसमें ये यूजफुल नहीं है, जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हर जगह चलेगा।
अब देखिए आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि हमने ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के बारे में बात की, मेरिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसको हम दोस्तों एक छोटे से टेबल की हेल्प से, देखिए इसकी हेल्प से जानेंगे कि आखिर हमने इसमें बात क्या की। ये आपका पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, और फिर यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। आपका क्लास पूरी हो जाएगी, ये टॉपिक आपका डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि अगर हमें क्लासरूम में कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है तो वो हम किस में समझाएंगे? बच्चे की टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज यहाँ कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, मान लीजिए इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो टारगेट लैंग्वेज होती है, बिना किसी ट्रांसलेशन के, नो ट्रांसलेशन, बिना किसी ट्रांसलेशन के हमें उसी लैंग्वेज में सिखाना होता है, उसी लैंग्वेज में डायरेक्ट बच्चे को सिखानी होती है। तो इस तरीके से काम करता है आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें आप मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्लास में, और ये एक नेचुरल मेथड होता है जो कि हमारे सभी स्किल्स को डेवलप करता है, और उसी के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है स्पीकिंग पर, ओरल इंस्ट्रक्शन पर। ये एक नेचुरल मेथड होता है, ये हमने बात कर ली। अदर किस किस नाम से जानते हैं वो भी आपने देख लिया। स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव होते हैं, ठीक है, और बोलने में फ्लुएंसी आती है बच्चों के, क्योंकि स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, समझ आया आपको? सभी कुछ क्लियर हो गया है? बहुत अच्छे, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे शाम वाली क्लास में मुलाकात होगी, 4 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी, तो 4 बजे सभी आना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे। उस भरमार है उस टॉपिक से, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस की, इतना अच्छा आज की क्लास का आपका टॉपिक होने वाला है साइंस में। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, और पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए ठीक है गाइज, बना लीजिए अपने नोट्स। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।